नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। हमने आपसे कहा था कि लेखपाल के लिए हम लोग काम शुरू कर चुके हैं और जल्द ही आपसे मिलेंगे लेखपाल का कुछ एक ऐसा कार्यक्रम लेके जिसका लाभ आपको सबसे ज्यादा मिलने वाला है। सबसे आप कह सकते हैं जो सटीक तैयारी का तरीका है वो है प्रैक्टिस करना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नया नहीं है। सभी लोगों ने पेट का एग्जाम दिया है, स्कोर भी किया है उसमें, तो अभ्यास बहुत ज्यादा मायने रखता है। आज 50 क्वेश्चंस की एक श्रृंखला मैं आपके सामने लाया हूं। कम से कम समय में इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन व्याख्या जरूर करेंगे। व्याख्या का मतलब यह होता है कि उससे चीजें आपको ज्यादा समझ में आती हैं। एक सवाल के साथ कई सवाल तैयार होते हैं। तो ये हमारा अभी डे 1 है और डे 1 में अभी हम 50 क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं और इन 50 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी हम करेंगे और इसमें कंप्लीट सिलेबस जो आपका है उस सिलेबस को शामिल किया गया है। हर एक पोर्शन के सवाल है, लेकिन 50 सवाल है, तो जितना आपका 100 सवाल में आना है उसका लगभग आधा हम लोग यहां पर लेके चलेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के आधुनिक कंप्यूटरीकृत प्रारूप के अनुसार खसरा पी सेकंड में कुल कितने कॉलम होते हैं? 5 विकल्प पूछे जाने की संभावना अब है, क्योंकि पेट में पूछा जा रहा है, पेट और यूपीटीपीएससी का ही एग्जाम है, तो हमने 5 विकल्प रखे हैं। 5वां विकल्प क्योंकि निश्चित होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कोई इसमें समस्या नहीं है, आप इसको लेके चल सकते हैं। अब यहां पर आप उत्तर दीजिए कि कितने हैं, कितने कॉलम होते हैं। आधुनिक कंप्यूटरीकृत प्रारूप के अनुसार कितने कॉलम होते हैं? 12, 21, 46, 13। हर एक प्रश्न में थोड़ा सा समय हम लोग लेके चलेंगे जिससे कि आप लोग उत्तर दे सकें, और आप लोग उत्तर जरूर दीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग उत्तर दें। उत्तर देना 2 चीजों के लिए, एक तो आपका नॉलेज चेक होगा और दूसरा उत्तर देने से फिर आपकी हिम्मत बढ़ती है कि आप कितने क्वेश्चन हिम्मत के साथ कर रहे हैं और उसमें कितने सही हो रहे हैं। बिना गेस के हो रहे हैं ना? नहीं, गेस भी इसमें कर सकते हैं। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 46। कितने? 46 में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो नया कंप्यूटरीकृत खसरा प्रारूप है उसमें अब 46 कॉलम निर्धारित किए गए हैं। पहले जो पुराने हस्तलिखित, पहले हाथ से खसरा लिखा जाता था, तो उसमें सामान्यतः 21 या 22 कॉलम होते थे, लेकिन अभी जो इसका डिजिटलाइज वर्जन है, कंप्यूटरीकृत वर्जन है, उस कंप्यूटरीकृत वर्जन में जो कॉलम रखे गए हैं वो 46 कॉलम रखे गए हैं। ठीक है। अब पूछ लिया जाए आपसे कि खसरा होता क्या है, तो एक ये कृषि सांख्यिकी दस्तावेज होता है जिसमें फसल, सिंचाई और भूमि के स्वामित्व का विवरण होता है। पूरा डिटेल मिल जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है। तो आपसे ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। पुराने का पूछे जाने की संभावना कम है, तो आप इसको तैयार रखिए कि नए में कितने हैं। बेसिक सवाल यही है। भूगोल का एक सवाल है कि हिमालय की धौलाधार पर्वत श्रेणी को निम्नलिखित में से किस मुख्य हिमालयी खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? महान, लघु, शिवालिक, ट्रांस हिमालय या उपयुक्त में से कोई नहीं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। छोटा सा प्रश्न है लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर दीजिए क्या होगा? तो जो धौलाधार पर्वत श्रेणी है ये आपकी आती है किसमें? लघु हिमालय में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसमें आती है? लघु हिमालय में। धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और हिमाचल प्रदेश किसमें है? लेसर हिमालय में आता है। इसको हिमाचल हिमालय श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा हिमाचल हिमालय श्रेणी और कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा लघु हिमालय, लेसर हिमालय श्रेणी। तो दोनों यहां पर सही हो जाएंगे। ठीक है। तो एक तो आपने धौलाधार देखा, और पीर पंजाल भी अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो पीर पंजाल भी इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे और मान के चलिए कि कट ऑफ हाई जाने वाला है तो आपको एक्यूरेसी सुधारनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की बुक्सा जनजाति के संदर्भ में बिरादरी पंचायत के सर्वोच्च अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? जो यूपी स्पेशल का सवाल आपसे ज्योग्राफी में पूछा जाएगा तो उसमें ट्राइब्स भी आपसे पूछी जाती हैं। तो बिरादरी पंचायत के सर्वोच्च अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? क्या कहते हैं उसको? एक दिया है महतो, दूसरा है तखत, तीसरा है मुकद्दम, चौथा है दीवान
एक उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन भी किसी न किसी क्वेश्चन में आंसर हो सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ में ना आया तो आप टिक कर देंगे। पहले चारों को देखिए फिर पांचवे पे जाइए। तो इसका सही आंसर है तखत। बुक्सा जनजाति में जो सामाजिक न्याय प्रणाली है उसमें बिरादरी पंचायत न्याय प्रणाली के लिए उत्तरदायी होती है। क्या? बिरादरी पंचायत। और पंचायत के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तखत कहा जाता है। अन्य अधिकारी जो है ये मुकद्दम, दरोगा, सिपाही ये सब भी होते हैं और ये वंशानुगत होते हैं। एक सवाल यहां से ये बनेगा कि बुक्सा जनजाति में जो न्याय प्रणाली है उसमें जो पद होते हैं वो कैसे होते हैं? तो ये वंशानुगत होते हैं, यानी कि उनके पापा थे फिर उनका बेटा बनेगा। कई पीढ़ियों से ऐसे पद चले आते हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आप कहेंगे न्याय प्रणाली है तो उसमें वंशानुगत, तो लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ बुक्सा लोगों की, बुक्सा जो जनजाति है उनका अपना ये खुद का तंत्र है, तो उसमें ऐसा होता है। हिंदी वर्णमाला में वा व्यंजन का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से क्या है? वा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? जैसे जब ये व्यंजन आपसे पूछे जाए तो जो आप पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही हैं, इसका प्रैक्टिकल भी बहुत काम आता है। आप प्रैक्टिकली करके देखिए। वाह जब आप बोलते हैं वाह, तो आप देखिए जब वाह बोलेंगे तो दांत के बीच से, है ना, और ओठ को हवा ऐसे निकल रही है, वाह, ठीक है, तो ये होता है दंत्योष्ठ। क्या होता है? दंत्योष्ठ। देखिए वाह का जब उच्चारण आप करेंगे तो जीभ दांतों से स्पर्श करती है और होठ भी सक्रिय होते हैं। वाह वाह ऐसे बोल रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो ये दंत्योष्ठ के अंतर्गत आएगा, है ना, दंत्योष्ठ ध्वनि माना जाता है इसको। ठीक है, अब एक यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है वकार से दंतोष्ठम, तो ये किसका है? तो ये पाणिनि का है। बहुत मुश्किल है ऐसा पूछना, लेकिन अगर पूछ लेता है तो आप इसको याद रखेंगे। हो सकता है कभी आपसे पूछे, ज्यादा उम्मीद है कि आपसे यही पूछा जाएगा कौन सा व्यंजन कैसा है। अब इसकी क्लासेस भी हम लोग करेंगे, जैसे एक टेस्ट हम आपको सामने रख रहे हैं, आगे कुछ ऐसे भी टेस्ट हम करेंगे जिसमें डिटेल ज्यादा हम आपको बताएंगे, है ना। लेकिन पहला उद्देश्य होगा कि प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से चले, है ना। तो प्रैक्टिस अगर अच्छे से चल रही है, स्पीड आपकी अच्छी है, तो आप ज्यादा प्रश्न कवर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो ये किसने किया था? 2023 की समिट है, तो इसमें किसने किया था ये आपको बताना है। जापान, सिंगापुर, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, बताइए। तो ये किसके साथ किया गया था? पुराना क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी उठा लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसने किया था जापान में। किसने किया था? जापान में, है ना, विनिर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यहां पर जापानी कंपनियों ने किया था। और जापान प्लस डेस्क भी यहां पर स्थापित किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, ताकि इन निवेश परियोजनाओं को स्पीड अप किया जा सके, उसको त्वरित गति दी जा सके। अब नए करंट अफेयर को इसी पैटर्न के हिसाब से आपको अभी तक अपडेट भी करना है। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था एक जगह, तो इसको रखने का अभी शुरुआती जो हमारे अभ्यास प्रश्न पत्र है उसमें उद्देश्य यही है कि आप ऐसे अपडेट करके आगे जाएं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंतर्ध्यान, अंतर्धान, अंतर्धान और ये अंतर्धान। अब देखिए एक ही शब्द को कई तरीके से लिखा गया है। जैसे ध्यान तो नहीं होता है, ये तो ठीक है, आप लोग याद कर लेते हैं, लेकिन अगर ऐसे पूछ ले तो रा कहां पर लगेगा, ये भी यहां पर ध्यान रखना है आपको। अंतर्ध्यान तो नहीं होता है, ये कट हो गया। अंतर्धान भी नहीं होता है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। अब इन दोनों में रा आपको याद है कि ऊपर लगता है, तो एक नियम होता है कि जैसे ता के बाद रा आ रहा है, तो ता के बाद रा आ रहा है, तो अगला वाला जो अक्षर होता है उसके ऊपर लगता है। जैसे ता के बाद आ रहा है तो इसके बाद वाले अक्षर के ऊपर लगता है, तो ऐसे लिखा जाएगा अंतर्धान। बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, अंतर्धान शुद्ध है ये। ठीक है, व्याकरणिक रूप से ये यही शुद्ध है, ये त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, अर्थ क्या होता है? ओझल हो जाना या गायब हो जाना। अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे तो मतलब गायब हो जाना, ओझल हो जाना, अंतर्ध्यान उसको बोलते हैं, अंतर्धान।
अच्छा, वर्तनी वाले जो प्रश्न हैं उनको सही करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको उच्चारण सही से करें। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि अगर उच्चारण उसका सही से करेंगे तो आपका वो सही रहेगा, और अगर उच्चारण गलत हो गया आपका तो समस्या होगी, है ना। आप ध्यान ध्यान आप बोलते रहते हैं। केन नदी का यमुना नदी के साथ संगम उत्तर प्रदेश के किस विशिष्ट स्थल पर होता है? हमीरपुर, चिल्ला, मझगवा, राजपुर, या इनमें से कोई नहीं? एक ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है, बताइए इसका आंसर दीजिए। केन नदी का आंसर कीजिए। यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो स्थान है क्या? चिल्ला। आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आज हो रही है, इसको कल हम लोग इधर से इधर शिफ्ट कर देंगे। ये पहली क्लास है, अभी ये मान सकते हैं आपकी, हो सकता है कि कुछ दिक्कतें आपको हो तो वो हम लोग सुधारें, ट्रायल मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है? चिल्ला। केन नदी का ये कहां है? कटनी जिले में, है ना, ठीक है। उद्गम मध्य प्रदेश के कटनी जिले में होता है, वहां से ये उद्गम होता है, और ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, यहां पे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और बांदा जिले के चिल्ला नामक स्थान पर ये कहां पर? यमुना नदी में मिल जाती है। तो कहां से आ रही है? कटनी से चलेगी, मध्य प्रदेश से कटनी से चलेगी, और फिर बांदा में आके ये प्रवेश करेगी यूपी में, और उसके बाद में यमुना नदी में इसको जब मिलना है तो यहां पर जहां पे मिलेगी ये स्थान आपका क्या हो जाएगा? चिल्ला। बस समझ में, ये स्थान क्या हो जाएगा? चिल्ला। ऐसे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में भूलेख लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटल प्रबंधन और खतौनी देखने के लिए मुख्य पोर्टल का नाम क्या है, जिससे आप जितना भी लैंड रिकॉर्ड्स है उसको देख सकते हैं? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण विकास से ये सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम भूलेख रखा गया है। क्या रखा गया है? भूलेख। अब भूलेख जो है ये यूपी सरकार का है, ये ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार का नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार का, और किसी प्राइवेट एजेंसी का नहीं, सरकार का है। ये एक पोर्टल है। लेखपाल जब आप बन जाएंगे तो डिजिटल खतौनी यहीं से आपको प्रबंधित करनी होगी, यहीं से आप डिजिटल खतौनी देख सकेंगे, और ये नागरिकों को पारदर्शी तरीके से रिकॉर्ड उपलब्ध कराता है। जैसे ऑनलाइन आने से क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंसी आती है, जो व्यवस्था होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है, ईमानदारी आती है। बाकी आप सब जानते ही हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तोशिमा, चिल्ला, अच्छा चिल्ला ये आपको पता था चलिए, है ना, इसको हम लोग ऐसे कंटिन्यू करेंगे, लगातार इसकी प्रैक्टिस होगी। हम लोग पूरे टीम के साथ इस पे काम कर रहे हैं, और इसमें बस ये है कि आप लोग अनवरत अगर अभ्यास करना चाहते हैं तो रेगुलर हमें वॉच करिए। इसका एक निश्चित टाइम हम कर देंगे, उस टाइम पर वॉच करिए तो काफी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। एक साइंस का प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन किस स्थान पर होता है? ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, है ना। पहला है कॉर्निया, दूसरा है आइरिस, तीसरा है पुतली, चौथा है अभिनेत्र लेंस। आंसर कीजिए, बताइए। कॉर्निया की हिंदी यहां पर किया है स्वच्छ मंडल, और आइरिस की हिंदी किया है परितारिका। तो मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन किस स्थान पर होता है? तो ये कॉर्निया में, स्वच्छ मंडल। क्या हो जाएगा इसका? कॉर्निया, है ना। 80% अपवर्तन यहीं पर होता है। प्रतिशत अगर पूछा जाए तो 80% कॉर्निया की बाहरी सतह पर ही होता है, और अभिनेत्र लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को रेटिना पर सटीक रूप से केंद्रित करने के लिए सूक्ष्म समायोजन करता है। ठीक है, क्या करता है? सूक्ष्म समायोजन करता है कि जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुएं हैं वो रेटिना पर सटीक रूप से केंद्रित हो जाए। और कार्निया नेत्र का सबसे बाहरी पारदर्शी हिस्सा है, ये भी पूछा जाता है प्रश्न। जो सबसे बाहरी पारदर्शी हिस्सा है वो क्या है? वो कार्निया है। या ऐसे पूछा जाएगा कि कार्निया कहां पर है? आंतरिक भाग में, बाहरी क्षेत्र में, मध्य भाग में, ऐसे पूछा जाएगा। तो आपसे कहा जाएगा कि सबसे बाहरी पारदर्शी हिस्सा तो कार्निया, है ना। या कार्निया क्या है? तो
सबसे बाहरी पारदर्शी हिस्सा, इसको भी तैयार रखिए। तो 2 सवाल आपके और तैयार हो गए। अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन के द्वारा आयोजित महामोक्ष परिषद के संबंध में कौन सा तथ्य ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है? क्या है? यह प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित होती थी। इसका आयोजन केवल कन्नौज में होता था। छठी परिषद में होनसांग ने भाग लिया था और इसमें केवल बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया जाता था। अगला है, उपयुक्त में से कोई नहीं। काफी ठीक ठाक प्रश्न है। जो सबसे महामोक्ष परिषद के बारे में बात हो रही है कि ये महामोक्ष परिषद क्या थी, ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित बात जो महामोक्ष परिषद के बारे में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बताइए, आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, काफी अच्छी जानकारी आपसे पूछी गई है। बताइए। तो महामोक्ष परिषद जो है, ये छठी परिषद में हुएनसांग ने भाग लिया था। ये यहां पर प्रमाणित जानकारी है। ठीक है, हर 5वें वर्ष ये करता था, है ना। कहां पर? इलाहाबाद में महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था। चीनी यात्री हुएनसांग ने 643 ईसा पूर्व में प्रयाग की छठी महामोक्ष परिषद में पार्टिसिपेट किया था और इस अवसर पर राजा अपना 5 वर्षों में जितना भी धन होता था, जितना भी वो इकट्ठा करता था, वो समस्त धन दान कर देता था। क्या करता था? दान कर देता था। अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा राजा था जो अपना समस्त धन दान कर देता था हर 5वें साल? तो आप बता देंगे कि कौन सा राजा था? यह हर्षवर्धन था। आपसे पूछा जाएगा कब इसमें शामिल हुआ था हुएनसांग? तो आप ये भी बता देंगे 643 ईसा पूर्व में प्रयाग की छठी महामोक्ष परिषद में हिस्सा लिया था। और कहां पर होती थी? तो ये प्रयागराज में, जिसको इलाहाबाद कहते हैं। ठीक है, हर 5वें वर्ष होती थी। कौन सा यात्री था? तो आप हुएनसांग बता देंगे। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रावधान की स्पष्ट रूप से अनुशंसा की गई थी? आंसर कीजिए। तो सुषमा आंसर दीजिए। बढ़िया प्रश्न है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। 1928 की नेहरू रिपोर्ट, सांप्रदायिक आधार का पृथक निर्वाचन, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और मौलिक अधिकार, और भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य। इसमें तो नहीं, ये तो 29 की बात है ना, जब रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। ठीक है, अच्छा यहां पे स्वतंत्रता कह रहा है। और यहां पे देखिए, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन, केंद्र में द्वैध प्रशासन की शुरुआत। अब देखिए नेहरू रिपोर्ट में कौन से संवैधानिक प्रावधान की बात की गई थी? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये नेहरू रिपोर्ट आई थी। कौन बताएगा कि कब आई थी? लिखा ही हुआ है इसमें, बताना ही क्या है। 1928 में। ठीक है, मोतीलाल नेहरू यानी कि पिताजी, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ये संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और मौलिक अधिकार, ये वाला आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन को खारिज कर संयुक्त निर्वाचन की सिफारिश की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन को खारिज कर दिया गया था और 19 मौलिक अधिकारों और भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का प्रस्ताव भी इसमें रखा गया था। 19 मौलिक अधिकारों और भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का प्रस्ताव भी इसमें शामिल किया गया था। बात समझ में? तो ये ध्यान रखिएगा। काफी फैक्ट आपको इसमें मिल गए। 3 सवाल और आपके तैयार हो गए और इसका नोट्स बनाते चलिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसका नोट्स बनाते चलें। अगर नोट्स आप बनाते चलेंगे तो आपको जब रिवाइज इसको करेंगे तो 50 सवालों के बलबूते लगभग 100-150 सवाल तैयार हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में ऊर्जा का 10% नियम रेमंड लिंडमैन द्वारा किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? अब देखिए, एक सवाल तो यही बनता है कि 10% नियम है किसका, है ना। लिंडमैन, पूरा नाम इनका क्या है, ये भी सवाल पूछ लेते हैं। तो रेमंड लिंडमैन, कब ये नियम प्रतिपादित किया गया था, ये पूछा जा रहा है। 1935, 42, 53, 61। तो इसका सही आंसर है 1942 में। कब किया गया था? 1942 में। और ये इन्होंने कहा था कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर अगर ऊर्जा स्थानांतरित होती है, तो अगर यहां 100 है तो यहां पे 10 आती है, और यहां 10 है तो यहां पर 1 यूनिट आएगी। 10% का नियम यही है। इसका 10% यहां और इसका 10% यहां, और शेष 90% ऊर्जा ये क्या होती है? जो 90% है, ये 90% क्या होती है? ये नष्ट हो जाती है।
अच्छा, ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट आप ऐसे पेपर के तौर पर, मतलब ये तो स्लाइड है, पेपर के तौर पर डेली 50 क्वेश्चन हमारे साथ कर सकते हैं। हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका डिटेल हमारे कांटेक्ट नंबर पर आप ले सकते हैं, और वहां पर जाके आप उसको ज्वाइन करके डेली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुबह उसमें पेपर मिल जाएगा आपको, और फिर आप उसको सॉल्व करिए 50 क्वेश्चन, और फिर आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये काफी लाभदायक आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो ये एक तो याद रखना है कि लिंडमैन का नियम है क्या, दूसरा याद रखना है कि 1942 में, कब, 1942 में, और तीसरी बात यह है कि इसके बारे में आप जानिए कि 10% का जो नियम है वो कहता क्या है, और 90% ऊर्जा कहां गई। तो ये भी आपसे पूछा जाए कि 90% गई कहां, तो वो कह दीजिए कि नष्ट हो गई एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाने पे। बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मार मृदा, यहां मृदा का नाम है मार मृदा। तो इसकी विशेषता क्या है, भौतिक विशेषता, लाल है, अत्यधिक कंकरीली है, काली और चिपचिपी है, हल्की भूरी रेतीली है, कैसी मृदा बुंदेलखंड में ये पाई जाती है, इसका आंसर आपको देना है। बुंदेलखंड क्षेत्र में जब आप आ जाएंगे तो वहां पर आपको जो मृदा मिलेगी उसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। वहां पे तो बारिश होती ही नहीं है, बुंदेलखंड में बहुत कम बारिश होती है, और इसमें सिलिका की मात्रा जो होती है वो काफी कम होती है, जल धारण क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और ये जो मृदा है वो आपकी कैसी मृदा होती है, वो काली और चिपचिपी मृदा होती है। ठीक है, काली मृदा जहां पर भी होगी वहां जल धारण क्षमता बहुत ज्यादा होगी, और काली मृदा में सिलिका कम होगी, और ये चिपचिपी इसीलिए होगी क्योंकि इसके जो कण होंगे वो महीन कण होंगे, खूब महीन कण, है ना। और ये मार मृदा है कहां, काली कपास मृदा, जो वही बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो काली कपास मृदा है वही इसको कहते हैं मार मृदा। तो बुंदेलखंड ये याद रखिए, भीगेगी तो खूब चिपचिपी हो जाएगी, और जैसे ही इसमें सूखेगी, ये इसमें पानी की मात्रा खत्म होगी, बस ये फटने लगेगी। तो इसको कभी कभी पूछा जाता है स्वतः जुताई वाली मृदा किसे कहते हैं, यही मृदा, इसी मृदा की विशेषता होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न फिर से देखिए, ये कौन सी है, काली और चिपचिपी मृदा, कौन सी, मार मृदा, मार। ठीक है, और इसकी विशेषता आपसे अगर पूछ ली जाए तो सिलिका की मात्रा कम है, जलधारण क्षमता क्या है, बहुत ज्यादा है, भीगने पर चिपचिपी है। ठीक है, और काली कपास मृदा है, और यहाँ जहां जहां ये मृदा पाई जाएगी वहां पर कपास की खेती होगी, और जहां कपास की खेती होगी वहां पे कॉटन इंडस्ट्री, अब बुंदेलखंड में तो ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन महाराष्ट्र में अगर कपास होगी तो वहां पर कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हो जाएंगी। गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्र में आप देखिए कितनी कॉटन इंडस्ट्री है, तो उसमें कारण यही है, काली कपास मृदा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, भारत का 49वां रामसर स्थल घोषित हुआ है, अधिसूचित किया गया है, कहां पर है। प्रश्न क्या है कि बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, और क्या किया गया है, 49वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। दोनों चीजों पर आपको ध्यान देना है। एक तो 49वां है कौन सा, एक प्रश्न ये बन सकता है, रामसर स्थल है, और है कहां बखीरा, तो ये तो बड़ा सरल प्रश्न है, आप सारे लोग जानते हैं बखीरा के बारे में। वेरी गुड, तो सीमा कह रही है कि ये संत कबीर नगर में है, बहुत अच्छे, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में ये है। और ये 2022 फरवरी में रामसर स्थल के रूप में इसको मान्यता दी गई थी, और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्र भूमि है। अगर आपसे कहा जाए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्र भूमि कौन सी है, तो आप बखीरा को ही बताएंगे। ठीक है, अच्छा, यूपी में कितने रामसर स्थल हैं, कौन बताएगा, यूपी में कितने रामसर स्थल हैं। और दूसरा प्रश्न है कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां है, भारत में मैक्सिमम रामसर स्थल कहां है। ये प्रश्न आप नोट करिए, जब अगला हम वो अभ्यास प्रश्न पत्र लेके आएंगे तो आपसे पूछेंगे, या अभी बता दीजिए, अभी बता देंगे तो कल नहीं पूछेंगे, बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु प्रस्ताव पारित करने का अनन्य अधिकार किसके पास है। यह स्पेशल राइट किसके पास है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, संसद के संयुक्त सत्र, ऐसा संयुक्त सत्र दिया हुआ है, किसके पास है। तो आप इसका आंसर दीजिए।
10। यूपी में कितने हैं? 10 रामसर स्थल। अच्छा, और हाईएस्ट कहां पर है पूरे भारत में, किस स्टेट में? तमिलनाडु मैक्सिमम। तमिलनाडु के पास कितने हैं? आंसर कीजिए। चलिए अब इसको बताइए, तो ये किसके पास होता है? ये राज्यसभा के पास होता है। आप इसको आंसर मत समझिएगा, मैंने ऐसे ही कर दिया है। ये आंसर इसका राज्यसभा है। किसके पास है? राज्यसभा। कोई भी अखिल भारतीय सेवा। अच्छा बताइए, अखिल भारतीय सेवाएं कितनी है? सुषमा बताइए, आप बताइए। डी, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया जो सर्विसेज है वो कितनी है? एक है आईएएस, एक है आईपीएस और एक है आईएफएस। बस इतना आपको बताना है कि आईएफएस कौन सा है, फॉरेन सर्विसेज है या फॉरेस्ट सर्विसेज है? दोनों में से बताइए, फॉरेन सर्विसेज है या फॉरेस्ट सर्विसेज है? तो ये याद रखिएगा, ये फॉरेस्ट सर्विसेज है, फॉरेन सर्विसेज नहीं। ऑल इंडिया सर्विस है ना, तो इंडिया में क्या फॉरेस्ट वाला है। ठीक है, तो ये 3 है। इसके लिए राज्यसभा को उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है, और यह राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियों में से एक है। ये कहां पर हो सकता है? यहीं पर। हाँ, तमिलनाडु में मैक्सिमम कितनी है? 20। कितनी है? 20। बिल्कुल अपडेटेड रहिए आप लोग। लेकिन इन प्रश्नों में, ये प्रश्न मैं यहां पर लिख के क्यों नहीं आपको बता रहा हूं, जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक हो सकता है 1-2 सूची और आ जाए और कुछ स्थल और हो जाए। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि ऐसे सवाल को अपडेट करके आपको जाना है। ठीक है, अगला सवाल है, पंचामृत शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास मुख्य रूप से प्रयुक्त हुआ है? हिंदी भी तो आपसे पूछी ही जाएगी ना, हिंदी का सिलेबस बहुत बड़ा है, क्वेश्चन खाली बहुत कम है। मतलब 10-5 सवाल आपसे पूछ रहा है और आपको पूरा सिलेबस पढ़ा रहा है, बहुत ज्यादा सिलेबस पढ़ा रहा है। ठीक है, तो पंचामृत सबको पता है, बहुत ही सरल प्रश्न होता है जहां पर संख्या की बात आती है। संख्या जहां पर भी होगा, कुछ भी होगा, पंचानन होगा, पंचामृत होगा, त्रिपुरारी होगा, है ना, तो वहां पर द्विगु समास हो जाता है। क्या हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रथम अंक जहां पर संख्यावाचक हो, संख्यावाचक विशेषण, उसे द्विगु समास के नाम से जानते हैं। जैसे पंचामृत का अगर हम करें तो पंच धन अमृत, 5 आ रहा है ना, तो 5 में यानी कि 5 अमृतों का जहां पर समाहार होता है तो उसे पंचामृत कहते हैं, और वो द्विगु समास है। इसमें समूह का बोध होने के कारण इसको द्विगु समास कहा जाता है ना। द्विगु समास है यानी कि जहां पर संख्या होगी। बहुत ही सरल है। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण कार्य किस सुल्तान के शासनकाल में पूरा हुआ था? बढ़िया प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। जौनपुर की अटाला मस्जिद, एक तो सुमेलित करने में आपसे यह प्रश्न पूछा ही जाएगा कि अटाला मस्जिद कहां? जौनपुर में। एक तो यह पूछा जाएगा। अब देखिए, सब में 3 में तो सरकी लगा है, महमूद शाह सरकी, इब्राहिम शाह सरकी, फिरोज शाह तुगलक और मुबारक शाह सरकी। अगर एक ही सरकी होता तो लोग कहते कि चलो ठीक है, सरकी टिक कर देते हैं। अब यहां महमूद की, इब्राहिम की, मुबारक, ये कंफ्यूजन यहां पर है। तो इसमें आपको याद रखना है यह इब्राहिम शाह सरकी है। कौन है? इब्राहिम शाह सरकी है। अटाला मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1377 में शुरू किया और इसे इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 ईस्वी में पूरा किया। अब देखिए 2 प्रश्न, शुरुआत किसने की? तो इसको किया था फिरोज शाह तुगलक, FST ने इसको स्टार्ट किया था। बनाना शुरू किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसको कंप्लीट किसने कराया, पूरा किसने कराया? तो ये इब्राहिम शाह सरकी ने कराया 1408 में। और ये सरकी जो स्थापत्य कला है, सरकी स्थापत्य शैली का एक बढ़िया नमूना माना जाता है ना। और इसमें मीनारें नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें मीनारें हैं या नहीं है, तो याद रखिएगा इसमें मीनारें नहीं है। अगला सवाल है, सभी 5 राज्यों में चावल का कुल उत्पादन कितना था? अच्छा, अब देखिए एक जो सवाल ये है, यहां पर एक ग्राफ छूटा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर वो ग्राफ क्यों छूटा, ये मैं 1 मिनट, एक ग्राफ मैं आपको दिखाता हूं। आपसे जो सवाल पूछा जाता है, 1 मिनट,
उस ग्राफ को मैं आपको दिखा दे रहा हूं, और जो सवाल, हाँ ये मिल गया, बस रुकिए बस। ये देखिए, यहां पर इन सवालों को हम कर लेते हैं। ये देखिए, ये सवाल है। ये सभी 5 राज्यों में चावल का कुल उत्पादन, डीआई का सवाल है ये एक्चुअली जो स्लाइड हमको सेलेक्ट करनी थी, गलती से दूसरी स्लाइड सेलेक्ट हो गई थी। इसमें कई तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको पाई चार्ट दे दिया जाएगा, कभी आपको टेबल दे दी जाएगी, कभी आपको बार डायग्राम दे दिया जाएगा। इसको आप देखेंगे ए बी सी डी, ये यहाँ पर राज्य दिए हुए हैं, स्टेट दिए हुए हैं ई तक, और यहाँ पर देखिए 5 राज्य हैं ए बी सी डी ई, और इधर आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है। पूछ रहा है कि सभी 5 राज्यों में चावल का कुल उत्पादन, और देखिए यहाँ पे जो डेटा दिया है वो व्हीट और राइस का दिया हुआ है। जो ब्लू कलर का है वो राइस है, और ब्लैक कलर का ये व्हीट है, यानी कि ये गेहूं है और ये ब्लू वाला चावल है। सीधा सा सवाल है, सभी 5 राज्यों में चावल का कुल उत्पादन, तो चावल कौन सा है? सबसे पहले ये देखिए, तो ये नीला वाला, ब्लू वाला। अब वहां आपके पेपर में बस हल्का और गाढ़ा और काला सफेद ही रहेगा, क्योंकि आपका पेपर जो होता है वो वैसा नहीं होता है ना, कलरफुल पेपर नहीं होता है। अब यहां पर आप देखें, बहुत ही बढ़िया ये सवाल है, बहुत सरल सवाल है। देखिए, सभी 5 राज्यों में पूछ रहा है ना, किसका? चावल का। एक बार सवाल को देख लेते हैं, चावल का। तो बस आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, चावल 300, चावल 400, 450, 500, 350, बस आप इसको लिखिए एक जगह और इसको जोड़ दीजिए। चाहे आप लिख के जोड़िए, चाहे ऐसे 300, 400, 700 और 450, 1150, और यहाँ पे 500 यानी 1650 और 350, तो 16, 17, 2000 ये पूरा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बस इतना सवाल पूछा था, है ना। हाँ, जूम कर दिया है, जूम कर दिया है। अब आपको दिखेगा कल की स्लाइड में। देखिए, ये आज हमारा पहला अनुभव था इस स्लाइड पे। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार एमसीक्यू करा रहा हूं, लेकिन इस स्लाइड पे पहला अनुभव था। ये स्लाइड हमारी टीम ने बनाया, तो इसमें थोड़ा सा जो भी कमियां हैं कल से दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें सीधा 2000 हो गया। नेक्स्ट हम उस पर चलते हैं, दूसरे सवाल पे। दूसरा जो हमारा सवाल है, देखिए ये वाला सवाल देखिए, राज्य बी में गेहूं के उत्पादन और राज्य सी में चावल के उत्पादन के बीच का अनुपात क्या है? अब यहां थोड़ा सा टफ किया है। राज्य बी में गेहूं और राज्य सी में चावल। अब देखिए, यहां पे गेहूं का जो डेटा उठाना है वो बी का उठाना है। तो राज्य बी में ये गेहूं ये है काला वाला, तो बी में गेहूं आप लिखेंगे, ये बी में क्या है? गेहूं, तो ये क्या है? 500। और राज्य सी में चावल, और चावल कितना है? 450। तो ये चावल थोड़ा सा नोट कर लीजिए, या जैसे भी आप कंसंट्रेट कर पाए। तो सी में चावल 450। अब इसमें अनुपात पूछ रहा है। अनुपात पूछने का मतलब है, देखिए पूछ किस में रहा है? गेहूं और चावल में। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो 500 बटे आप 450 ऐसे करेंगे। तो देखिए, यहां पर अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, एक तो 0 0 काट दीजिए, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां 10 आ जाएगा, यहां 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब ऑप्शन देखना होगा, ये देखिए, है ना। तो 10 और 9 और 9 और 10, ठीक है। तो 500 क्या है? गेहूं, और ये पूछ रहा है गेहूं और फिर चावल। तो 500 ये है गेहूं, तो गेहूं को आपको ऊपर रखना था, तो गेहूं पहले, तो ये 10 हो जाएगा और फिर 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर 10⁹9 हो जाएगा, 10:9 हो जाएगा। बी राज्य में गेहूं का 500, सी राज्य में चावल इतना। तो जो पूछा जाएगा, दोनों ऑप्शन होते हैं 10:9 और 9:10, तो उस हिसाब से आप इसको कर लेंगे। अगले सवाल पे हम चलते हैं। कल से ये ग्राफ बड़ा रहेगा, बिल्कुल फिक्र ना करें।
यहां सवाल पहले पढ़ लेते हैं। सवाल में पूछा है, कल से इसको मैं इधर रखूंगा। सभी 5 राज्यों में गेहूं का औसत उत्पादन 1000 टन में। औसत उत्पादन 5 राज्यों में गेहूं का, तो ये गेहूं है। 5 राज्यों में देखेंगे 450, 500 यानी 950, 350 यानी कि 1300, और यहां पर देखिए 600 यानी कि 1900, और ये 400 यानी 2300। और 2300 को जब औसत आप करेंगे तो 2300 को आप डिवाइड कर देंगे किससे? 5 से। तो 2300 औसत ऐसे निकाला जाता है ना, टोटल निकाल के और फिर राज्यों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 चौक 20, 5 छक्का 30, 460। देखिए कहीं 460 दिया हुआ है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए बी वाला आंसर इसका हो जाएगा। कितना? 460। बात समझ में आ गई? 460। वेरी गुड। हरिओम, बहुत अच्छा। तोशिमा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब दे रहे हैं। हाँ जूम, अब ये कल से कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। डी, राज्य डी में चावल का उत्पादन राज्य ए में चावल के उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक है? अब यहां पर देखिए थोड़ा सा सवाल टफ हुआ। इसमें 2 सवाल बहुत सरल होते हैं, 3 सवाल कभी कभी टफ आपको मिल जाते हैं, लेकिन इतने भी टफ नहीं है। राज्य ए में चावल के उत्पादन से राज्य डी में चावल का उत्पादन है ना कितना अधिक है? तो यहां पे ये ध्यान आपको देना है कि राज्य ए में चावल के उत्पादन से, तो राज्य ए में चावल का उत्पादन 300 है, और राज्य डी में चावल का उत्पादन कितना है? 500 है। तो राज्य डी में चावल का उत्पादन ज्यादा है, ए से कितना ज्यादा है? यहां पे देखिए फिर से, ए और डी और दोनों चावल की ही बात कर रहा है। ए में 300 और डी में 500, ठीक है। ए में 300 और डी में 500। ये डेटा आपके दिमाग में आ गया? कितना अधिक है? सिंपल सा है, 500। सीधा इसको निकालने का फार्मूला है 500, और 500 में से 300 घटाइए, बचा 200, ठीक है। अब प्रतिशत पूछ रहा है, तो किससे? 300 से ना, तो जितना ज्यादा है उसको ऊपर लिखिए, और किससे? 300 से। 2/3 यानी कि 0.66। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से इसको गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 66.66 ये पूरा आएगा, ठीक है। 66.66 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 66.66 प्रतिशत। प्रतिशत जहां पर आएगा तो 100 से उसको गुणा कर देंगे, तो 66.66 या 66.67 कहीं दिया रहेगा, दोनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल एक और है, किस राज्य में गेहूं और चावल के उत्पादन के बीच सबसे अधिक है अंतर? गेहूं और चावल के उत्पादन के बीच अंतर सबसे ज्यादा है, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। सब में एक एक करके हम यहां पर ग्राफ में ही निकालते हैं। गेहूं और चावल के बीच यहां अंतर कितना है? 150 का। यहां पे अंतर कितना है? 100 का। यहां पे अंतर कितना है? 100 का। यहां पर अंतर कितना है? 100। ये 600 है, ये 500 है, और यहां पे अंतर कितना है? 50। सबसे ज्यादा किस में है? ए में। तो सवाल क्या कहता है कि किस राज्य में ज्यादा है? तो आप आंसर दे सकते हैं यहां पर ए राज्य में। ये देखिए ऑप्शन में है ना ए राज्य, तो आप इसको आंसर दे दीजिए ए राज्य। बस आपका सीधा अंतर निकालना था, ठीक है। सीधा अंतर निकाल के ये सवाल आप कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं इस पे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नियमों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अपने शुद्ध मांग और सावधि देयताओं यानी एनडीटीएल का विवरण भारतीय रिजर्व बैंक को किस समयावधि के आधार पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है? दैनिक आधार पर, पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिन पर, मासिक यानी कि 1 महीने पर, त्रैमासिक यानी 3 महीने पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर कीजिए। ये बढ़िया सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। आंसर कीजिए। आंसर क्या होगा इसका? तो इसका हो जाएगा पाक्षिक आधार पर। क्या होगा आंसर? पाक्षिक आधार पर। ये वाला आंसर हो जाएगा बी, पाक्षिक आधार पर, ठीक है। चलिए इसको करते हैं थोड़ी सी व्याख्या और देखते हैं। जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, और इसका जो एक्ट है ये 1934 का एक्ट है। 1934 का जो अधिनियम है उसमें एक धारा है 42(2) के तहत अनुसूचित जो बैंक हैं उनको फोर्टनाइटली यानी कि पाक्षिक विवरण प्रस्तुत करना होता है। फोर्टनाइटली, जो लोग आरओ की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए एक वोकैब का शब्द है।
तैयार रखिएगा। और ये रिपोर्ट प्रत्येक पखवाड़े के दूसरे शुक्रवार को समाप्त होने वाले डेटा पर आधारित होती है। हर पखवाड़े में जो दूसरा शुक्रवार है उसको शुक्रवार को समाप्त होने वाले डेटा पर आधारित होती है। और इसी एनडीटीएल के आधार पर सीआरआर और एसएलआर, है ना, कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर कौन बताएगा? तुषिमा बताइए, बताइए, हरिमोहन बताइए, कौन बताएगा? एसएलआर क्या होता है? सीआरआर तो कैश रिजर्व रेशियो मैंने बताया। फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, यूपी ट्रिपल एससी आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो एसएलआर क्या होता है? इसका आंसर दीजिए, ठीक है। और ये सवाल भी अलग से बन सकता है कि ये रिपोर्टिंग प्रत्येक पखवाड़े के दूसरे शुक्रवार को समाप्त होने वाले डेटा पर आधारित होती है। हर पखवाड़े का जो सेकंड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। और ये सवाल है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व मापन की क्षेत्रीय इकाई के अनुसार 1 एकड़ में कुल कितने कच्चे बीघे होते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है। 1 एकड़ में कितने कच्चे बीघे होते हैं? जो भू राजस्व मापन की इकाई, जो क्षेत्रीय इकाई है, उसके आधार पर। वैसे मैं आपको बताऊं, हाँ, स्टेचुटरी लिक्विड रेशियो, वेरी गुड रितु श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया। स्टेचुटरी लिक्विड रेशियो, हाँ बहुत बढ़िया, आप लोगों की तैयारी अच्छी है। और जो खास करके पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं वो लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो यहां पर बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। तो जो आपका बीघा है वो क्या होता है, कितने बीघा 1 एकड़ के बराबर होता है, ये पूछा जा रहा है। कितने कच्चे बीघे? तो 4.8 कच्चा बीघा। जो 4.8 कच्चा बीघा है ये सही आंसर होगा। ये 1 एकड़ के बराबर होता है। कहते ना एकड़, कितने एकड़, तो 4.8 कच्चा बीघा, तो फिर 1 एकड़, यानी किसी के पास ऐसे मानते सामान्यतः ऐसे 5 बीघे का 1 एकड़ मान लिया जाता है। आप कहीं भी जाएंगे तो 5 बीघे कच्चे बीघे हैं तो 1 एकड़ होता है, लेकिन वो पूरे 5 बीघे नहीं होता है, वो होता है 4.8 बीघे, है ना। अधिकांश हिस्सों में 1 एकड़ में 1.6 ये पक्का बीघा और 4.8 कच्चा बीघा। तो अब आपसे एक सवाल और यहां पे बनेगा, उस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है कि एक पक्के बीघे में कितने कच्चे बीघे होते हैं। तो 4.8 को अगर आप 1.6 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 3। बात समझ में आई? तो 3 जो कच्चा बीघा होता है, 3 कच्चा बीघा बराबर 1 पक्का बीघा। एक ही क्या हो जाएगा, ये पक्का बीघा हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये सवाल आपका तैयार हो गया, और दूसरा 4.8 आपने याद किया है। वर्ग गज में देखा जाए तो 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। 1 एकड़ में 4840 गज का स्क्वायर, है ना, वर्ग गज होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी एक सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। ओएसआई मॉडल की किस परत यानी लेयर पर आईपी एड्रेस का उपयोग डेटा पैकेट की रूटिंग के लिए किया जाता है? कंप्यूटर का सवाल है। ओएसआई मॉडल की किस परत लेयर पर आईपी एड्रेस का उपयोग डेटा पैकेट की रूटिंग के लिए किया जाता है? डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और ये सेशन लेयर, और एक है आपका इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए। ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर की बात, आईपी एड्रेस का उपयोग पैकेट के रूटिंग के लिए किया जाता है, तो ये बात हो रही है नेटवर्क लेयर की, ठीक है। नेटवर्क लेयर जो है ये ओएसआई मॉडल की तीसरी परत है। अच्छा, यहां पर एक सलाह आपसे रहेगी, बहुत सारे लोग हैं जो इन प्रश्नों को देख के बहुत घबराते हैं और उनको फिर लगने लगता है कि अब पूरा कंप्यूटर और ये सब हमको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, पढ़ना पड़ेगा, हमारे यहाँ क्लासेस भी होने जा रही हैं इसकी, लेकिन उसके बावजूद हम कह रहे हैं इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। कुछ चीजें आपको रटना है, कुछ चीजें समझना है। ये जो लेयर है ये लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग प्रबंधन का कार्य करती है ना, का प्रबंधन करती है, और राउटर इसी परत पर कार्य करते हैं। नेटवर्क लेयर जो ओआईएस मॉडल की तीसरी परत है,
इसके बारे में ही याद रखिएगा कि ये लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग का प्रबंधन करती है और राउटर इसी परत पर कार्य करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी इसके डिटेल में जब क्लास होगी तो उसमें आपको बताया जाएगा। एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैवभार बायोमास का पिरामिड सामान्यतः कैसा होता है और तालाब के पिरामिड पारिस्थितिक तंत्र में यह कैसा व्यवहार करता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का जो पिरामिड है, बायोमास पिरामिड, जैवभार पिरामिड जो होता है, वो सामान्यतः कैसा होता है और तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में ये कैसा व्यवहार करता है? दोनों में सीधा होता है या दोनों में उल्टा होता है, या स्थलीय में सीधा तालाब में उल्टा, या स्थलीय में उल्टा तालाब में सीधा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो तो बिल्कुल पक्का आंसर दे देंगे। देखिए, स्थलीय में सीधा और तालाब में उल्टा। स्थलीय में कैसा होता है? ये सीधा होता है। स्थलीय में सीधा, जो आपका लैंड होगा वहां पर ये क्या होगा? सीधा। लैंड में ये होता है सीधा, और जब वाटर बॉडी में आप जाएंगे, तालाब में आप जाएंगे, तो यहां पर ये हो जाता है उल्टा। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों का जैवभार सर्वाधिक होता है, इसलिए पिरामिड सीधा बनता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में फाइटोप्लैंक्टन का भार जो कम होता है, इसीलिए यहां पे ये इन्वर्टेड हो जाता है, ये पलट जाता है। बात समझ में आई? इसीलिए यहां पर ये पलट जाता है। ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास सुरक्षित है? काफी बढ़िया प्रश्न है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बस इतना पूछा जा रहा है। एक है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है लोकसभा का अध्यक्ष और चौथा है संसदीय कार्य मंत्री। बड़ा सरल सवाल है। जो लोकसभा का स्पीकर होता है ना, स्पीकर ऑफ लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। 1967 से ये परंपरा चली आ रही है और इसमें विपक्षी जो दल का नेता है, इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता मत कहिए उसको, उस दल विपक्षी दल से चुना जाता है। थोड़ा सा इसको मैं सुधारूंगा, विपक्षी दल का नेता नहीं, विपक्षी दल से ही सामान्यता, ऐसा कोई नियम नहीं है। देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें कुछ बातें लिखी हैं, कुछ बातें परंपरागत तौर पर ऐसे चलती आ रही हैं, है ना। बहुत लचीला संविधान है। जैसे ब्रिटेन का संविधान और अमेरिका के संविधान बहुत बड़ा, भारी भरकम, मोटा संविधान, उसमें सारी बातें सब लिख दी गई है। ब्रिटेन वाले में ज्यादातर बातें क्या की गई हैं? मौखिक हैं। हमारे संविधान में लिखित भी है, मौखिक भी है, तो बीच में हमारा है, ना बहुत बड़ा है, मोटा नहीं है, और ना बहुत ही पतला है। ध्यान रखिएगा। तो ये 1967 से एक परंपरा चली आ रही है ना। और ये समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जो लोग यहां पर जो समिति जिसकी बात ये की जा रही है, लोक लेखा समिति, ये कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल संवित गुरुकुलम का उद्घाटन किया? है ना। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि करंट के होने के बावजूद भी स्टैटिक जीके में चले जाते हैं। वैसा ही सवाल है, बड़ा सरल सवाल है, मथुरा में। आगे से ध्यान रहे आपको कि यहां पे हमने करंट इसलिए ये वाले रखे हैं कि जो पूछे गए हैं तो उनको आप पकड़ सके। जैसे ये सब पूछे गए सवाल है यूपी SSC के द्वारा, तो उसी के आधार पर नए क्वेश्चन आप शामिल कर सके। तो आगे से एक दो पेपर में मैं ऐसे दिखाऊंगा आपको, और फिर नए क्वेश्चन आपको बिल्कुल यही जनवरी और मान के चलिए नवंबर से स्टार्ट होंगे, नवंबर 2025 से। तो ये स्कूल मथुरा के वृंदावन में स्थित है और इसका नाम संवित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल है। और ये केंद्र सरकार के द्वारा देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल जो स्थापित करने की बात की गई थी, तो उसमें ये पहला था। ये क्या था? पहला था। किस जिले में पायरोफिलाइट खनिज के निक्षेप मुख्य रूप से पाए जाते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश। यूपी स्पेशल का सवाल है। यूपी स्पेशल आपसे खूब पूछा जाएगा, ठीक ठाक पूछा जाएगा। तो बताइए कहां पर पायरोफ्लाइट आपको मिलते हैं? तो ये है झांसी, इसका उत्तर। और ये पायरोफ्लाइट एक एल्युमिनियम सिलिकेट खनिज है जिसका उपयोग सिरेमिक में किया जाता है। किसमें? सिरेमिक में। यहां पर झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर दिया था। बेसिकली ये झांसी, हमीरपुर और महोबा में मिलते हैं। ठीक है, ये तीन जिले याद रखिएगा, झांसी, हमीरपुर और महोबा।
इन 3 जिलों में ये मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। और झांसी इस खनिज के उत्पादन में अग्रणी जिला है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, बढ़िया सवाल है ये। तो झांसी, हमीरपुर और महोबा ध्यान रखना है। सल्तनत काल में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने इस्तिहक विभाग का प्राथमिक उत्तरदायित्व क्या था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सल्तनत काल में ये जो फिरोज शाह तुगलक है, इनके द्वारा दीवान ए इस्तिहक, दीवाने खास, दीवाने आम, ये सब आप पढ़ते हैं ना, ऐसे दीवाने इस्तिहक। तो ये क्या था? कृषि योग्य भूमि की पैमाइश, युद्ध के बंदियों का प्रबंधन, राजकीय पुस्तकालयों की देखभाल, देखरेख, वृद्धों और निर्धनों को पेंशन प्रदान करना। तो ये क्या था? तो ये वृद्धों और निर्धनों को पेंशन प्रदान करना दीवाने इस्तिहक विभाग का प्राथमिक उत्तरदायित्व यही था। ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर का कार्य करता था और मुख्य रूप से पेंशन विभाग था। असहाय और जो सेवा मुक्त सैनिक होते थे, असहाय लोगों को और सेवा मुक्त सैनिकों को ये मदद करता था। और दासों के लिए दीवाने बंदगान विभाग की भी स्थापना हुई थी। ये भी बहुत बार पूछा गया है, दीवाने बंदगान दासों के लिए। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा प्रदान किए जाने वाला भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? भारत भारती सम्मान। तो एक है अज्ञेय जी, दूसरा है पंत जी, तीसरे वर्मा, महादेवी वर्मा जी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ये कौन थे? तो ये थी महादेवी वर्मा जी, है ना। महादेवी वर्मा जी की कोई रचना आप लोगों को याद हो तो जरा बताइए हमको। 1981 में ये पुरस्कार शुरू हुआ था, 1981 में ये पुरस्कार शुरू हुआ था। ये देखिए 1981 में। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। और ये कैसा पुरस्कार है? सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है इसके द्वारा दिया जाने वाला। प्रथम भारतीय जो सम्मान था, भारत भारती सम्मान, ये कवियत्री महादेवी वर्मा जी को दिया गया था। आप जाएंगे तो एक कॉलेज पड़ता है प्रयाग महिला विद्यापीठ, है ना, प्रयाग महिला विद्यापीठ। ये जो सिविल लाइन में हनुमान जी का मंदिर है ना, सिविल लाइन वाला हनुमान जी का मंदिर, उसके पहले ही आपको पड़ेगा वहीं पे। तो वहीं में ये, वहीं पे जो महादेवी वर्मा जी थी वो मतलब अध्यापिका थी। ठीक है, तो जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर आजकल कहते हैं ना, तो वहीं पर वो पढ़ाती थी। ठीक है। गिल्लू, यामा, वेरी गुड। गिल्लू भी है, यामा भी है, उनका गिल्लू, प्यारा गिल्लू। ठीक है, गिल्लू भी है, यामा भी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25। अब देखिए सवाल क्या पूछा गया था? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु कितनी धनराशि प्रस्तावित? अब नया बजट आने वाला है पेपर के पहले, तो ऐसे ही आपको बजट देख लेना होगा। 50 करोड़ रुपए यहाँ पे पूछा है किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए। एक सवाल बचेगा, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ये भी बनेगा। तो किसके लिए? आवारा पशुओं से बचाने के लिए। और कितना? इसी में सोलर फेंसिंग की भी बात की गई थी। इसमें करंट मारता है, सोलर वो लगा के फिर तार में जोड़ दिया जाता है बैटरी से, तो वो अगर पशु उसमें जाते हैं तो उनको झटका लगता है, उसको कहते हैं झटका यंत्र। सोलर फेंसिंग की जाती है, गांव में लोग कहते हैं झटका मारने वाली मशीन, तो वो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसका उद्देश्य क्या है? नंदिनी जो है ये स्वदेशी नस्ल की गायों की नस्ल सुधार की योजना है। स्वदेशी नस्ल की जो गायें हैं उनके नस्ल सुधार की बात इसमें की जाती है। ठीक है। और ये जो योजना है इसमें गिर, साहिवाल और थारपारकर जैसी स्वदेशी गायों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये योजना चलाई गई थी। और इसमें 25 दुधारू गायों की इकाई स्थापित करने हेतु लाभार्थियों को 50% तक, अप टू 50%, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अप टू का मतलब ये नहीं होता है कि हर हाल में, अप टू का मतलब होता है कि इतने तक। आप देखते हैं छोटा सा अप और टू लिखा रहता है, अप टू, और दुकानों पर फिर लिखा रहेगा यहां पर 90, ऐसे बड़ा सा %। लोग ये देख के घुस जाते हैं वहां। फिर जब वो बिल देगा तो कहेगा 30% दिए, तो आप तो कहेंगे 90%, तो कहेगा सब पे नहीं, ये अप टू था, यानी इतने तक। इसका मतलब ये नहीं है कि सब पर इतना मिलेगा। भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना NAPCC को किस वर्ष औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था? और इसमें कुल कितने राष्ट्रीय मिशन शामिल किए गए हैं? ठीक है, 2 प्रश्न है इसमें।
किस वर्ष एनएपीसीसी को लॉन्च किया गया था, और दूसरी चीज है कि कितने इसमें मिशन है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, है ना। बताइए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, आंसर दीजिए। तो ये 30 जून की बात है 2008 में, ठीक है। इसको प्रधानमंत्री उस समय थे, कौन थे प्रधानमंत्री, कौन बताएगा, कौन थे प्रधानमंत्री 30 जून 8 में कौन प्रधानमंत्री था, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें 8 जो है मिशन थे, सौर मिशन, ऊर्जा दक्षता, सतत आवास, जल मिशन, और कौन बताएगा 4 और क्या है इसमें, सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, सतत आवास, जल मिशन, और 4 कौन बताएगा इसके घटक, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी अब नहीं रहे, है ना, बहुत ही योग्य व्यक्ति, बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री। आप उनको नहीं मानते हैं, लेकिन योग्यता में, है ना, इकोनॉमिस्ट की अगर बात की जाए तो भारत के सबसे अच्छे दर्जे के, ठीक है, मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की खुर्जा क्षेत्र को किस विशेष हस्तशिल्प श्रेणी के अंतर्गत भौगोलिक उपदर्शन यानी कि यहाँ पे जीआई टैग की बात की जा रही है। आज हम निबंध करवा रहे थे यूपीपीसीएस और इसके लिए आरओ के लिए, तो एक प्रश्न आया उसमें कि जीआई टैग का क्या मतलब है, काहे, है ना। तो हमने कहा कि यह प्रमाणीकरण की मुहर है, वहां की क्षेत्रीयता की पहचान है। ग्लोबल आप देखोगे तो पूरे विश्व स्तर पे अगर कहीं जीआई टैग वाला, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाला कुछ प्रोडक्ट पहुंचता है तो उसको तवज्जो दी जाती है, महत्व दिया जाता है। क्यों, इसको सोचिएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो खुर्जा क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है, सब लोग जानते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए। कहां पे पड़ता है, बुलंदशहर में। एक सवाल ये भी है, सिरेमिक के उत्पादों के लिए जाना जाता है, चीनी मिट्टी के बर्तन श्रेणी के तहत इसमें जीआई टैग इसको दिया गया है। सफेद मिट्टी के बर्तनों के शहर के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो एक नाम है इसको सिरेमिक उत्पाद के लिए, और दूसरा नाम है सफेद मिट्टी के बर्तनों के शहर के लिए भी इसको जाना जाता है। तो दोनों ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की किस जनपद में राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया गया, भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। कहां पर, उत्तर प्रदेश में, और क्या है, राज्य का पहला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कहां किया गया है, इटावा में। कहां पे, बी ऑप्शन सही है, इटावा में, है ना। और यहाँ पे आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लघु पशुपालन क्षेत्र को संगठित और लाभदायक बनाने का इसका उद्देश्य है। देखिए हमारे यहाँ जो कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योग जितने स्ट्रांग होंगे उतना ज्यादा विविधीकरण होगा उद्योगों का, उतनी ज्यादा रोजगार मिलेगा, उतनी ज्यादा क्षेत्रीय जो असमानता है वो कम होगी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष को 2004-5 से बदलकर 11-12 करने के लिए किस सांख्यिकीय समिति की सिफारिश को मुख्य आधार बनाया गया था। कौन सी समिति थी जिसको मुख्य आधार बनाया गया था 2004-5 से 11-12 आधार वर्ष करने के लिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और ये समिति कौन सी थी, प्रणव सेन समिति, प्रणव सेन समिति, ठीक है। और आधार वर्ष में संशोधन की इसने सिफारिश की और जनवरी 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा 11-12 आधार वर्ष लागू कर दिया गया था। 11-12 आधार वर्ष लागू कर दिया गया था। वर्तमान समय में कौन सा आधार वर्ष यूज हो रहा है, प्रयुक्त हो रहा है, बताइए। तोशिमा, चंद्रशेखर बताइए, रितु आप बताइए, डी आप बताइए, आंसर कीजिए। अगला प्रश्न है, उद्धरण शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। उद्धरण शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। अच्छा, और एक प्रश्न आपसे मैं पूछूं, ये कैसी संधि है, ये किस तरीके की संधि है ना, स्वर संधि या व्यंजन संधि, ये भी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्धन हरण। क्या हो जाएगा, उत्धरण हरण। और ये कैसी संधि है, व्यंजन संधि है। यदि ता के बाद हा आए तो ता का धा और हा का धा हो जाता है, तो उत्हरण से उद्धरण बनेगा, है ना। ये आधा था, हल लगा है, और दा आधा, तो ठीक है। तो ये कैसे, हा और ता,
तो दा और हा का धा, ठीक है। ता के बाद हा है तो ता का दा और हा का धा हो जाता है। तो ये देखिए उत्हरण, तो ये क्या हो जाएगा उद्धरण, धन हरण, ऐसे आप करेंगे तो ये हो जाएगा उद्धरण, उद्धरण, उद्धरण। बस ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक का विलोम, अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक, इनमें से कोई नहीं। संख्यक संख्यक देखिए सब में सेम है, तो एक संख्यक इसमें सेम, इसमें ये तो संख्यक ही गलत लिखा है तो वैसे ही गलत। अब महा और बहु, तो अल्प का बहु बहुसंख्यक हो जाएगा। अगर आपको नहीं रटा हुआ है तब भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बहुसंख्यक। शेष विकल्प ये सही है ही नहीं। महासंख्यक, अतिसंख्यक, अतिसंख्यक की तो स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है। अगला प्रश्न है कि रोसेट स्वभाव वाले पौधों या द्विवर्षीय पौधों में बोल्टिंग, अचानक तने की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, तो किस पादप हार्मोन द्वारा कृत्रिम रूप से इसको स्टिमुलेट, प्रेरित किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और एप्सिक एसिड, किसके द्वारा इसको किया जाता है। रोसेट स्वभाव वाले पौधों या द्विवर्षीय पौधों में बोल्टिंग, अब एक टर्म बोल्टिंग है, व्हाट इज बोल्टिंग, तो अचानक तने की लंबाई में वृद्धि को बोल्टिंग कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये आप बताइए। तो इसमें कृत्रिम रूप से पादप हार्मोन कौन सा, तो जिब्रेलिन का इस्तेमाल किया जाता है ना। जिब्रेलिन हार्मोन पौधों में इंटरनोडल लंबाई को बढ़ाकर बोल्टिंग प्रभाव उत्पन्न करता है, और ये बीज के सुप्तावस्था को तोड़ने और अंकुरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि जल्दी से उसकी सुप्तावस्था टूट जाए, अंकुरित जल्दी हो जाए, जल्दी जम जाएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है, डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता को लागू करने का दायित्व संविधान के अनुसार किस पर आरोपित है। केवल न्यायपालिका, राज्य, यहां पे देखिए स्टेट लिखा हुआ है, और केंद्र सरकार, देखिए ये है सेंट्रल गवर्नमेंट और ये स्टेट है राज्य, यानी कि यहां पर आप केंद्र भी लेके चलेंगे और स्टेट भी लेके चलेंगे। बात समझ में आ रही, दोनों संसद के उच्च सदन, इनमें से कोई नहीं। तो डीपीएसपी लागू कौन करेगा, ये स्टेट करेगा, राज्य, सेंटर और यानी केंद्र, और जो राज्य हैं वो दोनों की बात हो रही है। यहां पर राज्य जो है ये मत समझिएगा राज्य सरकार है। अगर ये आंसर आप लगाएंगे सी वाला केंद्र सरकार, तो ये गलत हो जाएगा। केंद्र सरकार नहीं, केंद्र और राज्य दोनों को दायित्व दिया गया है। अनुच्छेद 47 के अनुसार डीपीएसपी देश के शासन के में मूलभूत है, और अनुच्छेद 44 के तहत ये नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने का ये कार्य करता है। और यहां पर अगर स्टेट की हम बात करेंगे तो ये स्टेट है कौन सा, ये स्टेट है सेंटर, और सेंटर के बाद यानी कि केंद्र और राज्य दोनों, यानी कि देश, यहां पर आप कहिए देश और यहां पर आप कहिए राज्य, यहां पर सरकारों की बात नहीं हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित धर्म विजय की नीति के अंतर्गत मुक्त्यानुग्रह शब्द का क्या तात्पर्य था। मुक्ति अनुग्रह शब्द का क्या तात्पर्य था, आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विजित राज्य को साम्राज्य में मिला लेना, शत्रु को मारकर संपत्ति जब्त करना, शत्रु को हराकर उसका राज्य वापस कर देना, विदेशी व्यापारियों पर विशेष कर लगाना। तो धर्म विजय क्या था, शत्रु को हराकर उसका राज्य वापस कर देना। शत्रु को हमने हरा दिया, जीत लिया, लेकिन उसका राज्य हमने नहीं लिया, उसको वापस कर दिया। तो सी वाला ऑप्शन है ना। दक्षिणापथ के 12 राज्यों के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति इन्होंने अपनाई थी समुद्रगुप्त ने। तो ये भी एक सवाल बनता है कि किस शासक ने दक्षिणापथ के 12 राज्यों के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। मुक्त अनुग्रह का अर्थ यही है, शत्रु को मुक्त कर उस पर कृपा करना और उसका राज्य लौटा देना, कि जीत तो हमारी हो गई, जीत तो हम गए, लेकिन तुम्हारी हमको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तुम्हारा राज्य हमको नहीं चाहिए, तुम अपना राज्य ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। ठीक है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड 2019 में नेविगेशन पैन को प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का संयोजन उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड 2019 स्पेशली पूछ लिया है कि 2019 में नेविगेशन पैन को अगर प्रदर्शित करना है तो क्या दबाएंगे? कंट्रोल एफ या कंट्रोल पी या अल्ट एन या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, आप क्या दबाएंगे? मतलब आपके दबाने से नहीं होगा। नेविगेशन पैन यानी फाइंड सीधा, तो मुझे तो यही याद है कि कंट्रोल एफ। चेक करते हैं, कंट्रोल एफ, बहुत घबराना नहीं है, देखिए कंट्रोल एफ सही है। नेविगेशन वर्ड, एमएस वर्ड में कंट्रोल एफ दबाने पर नेविगेशन पैन खुल जाता है और कोई भी चीज आपको सर्च करनी है, कुछ भी खोजना है तो आप उसमें वर्ड डालते हैं तो वो सर्च करके बता देता है। हार्ड डिस्क ड्राइव के संदर्भ में ट्रैक ओ डिस्क की किस भौतिक स्थिति पर स्थित होता है? अब ये सवाल देखिए थोड़ा सा डीप है और ऐसे सवाल आएंगे, हमारी क्लासेस आप देखिएगा। इसका हमारे पास हमने एक कोर्स भी डिजाइन किया है जिसमें हम जितने भी मतलब पोर्शन है जहां से सवाल थोड़े से टफ आएंगे उनको हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। और बाकी मैंने आपको बताया कि ऐसे 50 सवाल रोज आपको मिलेंगे, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि डेली आपको 50 सवाल दिए जाएं, सुबह आप करें, फिर शाम को उसका आंसर किया जाए और फिर उसकी व्याख्या हो जाए इस तरीके से, तो आप उसको भी कर सकते हैं। अब आप अगर आपको लगता है कि सीरियसली आप तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल बनना ही चाहते हैं, लेखपाल बड़ी तगड़ी पोस्ट होती है, आपको पता है, मैंने कई बार इसका जिक्र किया है, लोगों को बताता रहता हूं कि आईएएस बन जाओगे, लेकिन लेखपाल लेखपाल होता है। एक बार एक पार्टी चल रही थी तो एक ताऊ जी ने पूछा कि लड़कुआ काहे पार्टी हुई है? तो कहीं लड़कुआ सेलेक्ट हो गया है, तो कहीं कहाँ सेलेक्ट हुआ है? तो कहीं वो आईएएस बन गया, आईएएस कुछ बन गया है। तो ताऊ जी बोले, जो बैठे हुए थे आपस में बात कर रहे थे, कहे बनने थे तो कोई पटवारी उठवारी बन जाता, क्या आईएएस पीसीएस ये सब क्या है? समझ लो, इतनी वैल्यूएबल पोस्ट होती है ये। ठीक है, तो ये आप अगर सीरियसली इसको कर रहे हैं तो आप सीरियसली इसकी तैयारी करिए। ठीक है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव के संदर्भ में ट्रैक वो डिस्क की किस भौतिक स्थिति पर होता है? सबसे भीतरी, सबसे बाहरी, डिस्क का केंद्र या रीड या राइट हेड के नीचे? आंसर कीजिए। तो ये सबसे बाहरी रिंग पर होता है। अब इसको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लास पे जब डिस्कस वहां पर होगा क्लास में तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ट्रैक वो हार्ड डिस्क प्लेट की सबसे बाहरी परिधि, आउटर एज पर होता है और इसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड और डिस्क विभाजन की जानकारी रखी जाती है। लूनर कास्टिक के नाम से पहचाने जाने वाले रासायनिक यौगिक का सही नाम क्या है जिसका उपयोग मतदान की स्याही में किया जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक के नाम से पहचाने जाने वाले रासायनिक यौगिक का सही नाम क्या है? और इसको जो मतदान की स्याही होती है उसमें इसको प्रयुक्त किया जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड। तो ये क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 याद रखना, AgNO3 लूनर कास्टिक इसको कहा जाता है। इसको इंडिलिबल इंक के तौर पर जाना जाता है, अमिट स्याही के तौर पर इसको जाना जाता है और दर्पणों के रजतीकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक तो इसका प्रयोग वहां किया जा रहा है, जब आप वोट डालने जाते हैं तो स्याही लगा दी जाती है कि आपने वोट डाल दिया, दोबारा मतदान ना कर सके, जल्दी छूटती नहीं है। और दूसरा, इसको दर्पणों का जो रजतीकरण किया जाता है, पॉलिश्ड एक होती है ना कि आपको सिल्वर की तरह एक तरह पोत दिया जाता है, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए एनसीआर घोषित किया गया? तो ये सरल सवाल है, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। लेकिन याद रखना है 1991 जब एलपीजी की पॉलिसी आई थी, एलपीजी का फुल फॉर्म बताइए? एलपीजी, और अनुच्छेद 239 AA जोड़ा गया था और दिल्ली को विधानसभा और मंत्रिपरिषद इसी के तहत प्रदान की गई थी, है ना? अच्छा, कौन कौन सी यूटीज हैं जहां पर विधानसभा है? बताइए, जहां पर विधानसभा है, सारी यूटीज में विधानसभाएं हैं? आंसर कीजिएगा। तो ये 1991। एलपीजी का फुल फॉर्म भी आप बताइए हमको। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में
कर्नल और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? बताइए। सबसे पहले तो यही आपको जानना जरूरी है कि लिनक्स वास्तव में होता क्या है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वेरी गुड। ठीक है, तो ये है क्या? सेल। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में कर्नल और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रदान करने वाला प्रोग्राम क्या है? सेल है। सेल एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर है जो उपयोगकर्ता से इनपुट लेता है और ये उपयोगकर्ता के निर्देशों को कर्नल को समझाता है। यानी कि जो भी हम लोग निर्देश देते हैं, जो भी हम कमांड देते हैं, तो उसको कर्नल को समझाने का काम ये करता है। ठीक है। कोर्स फी, अरे उस पर आप व्हाट्सएप करिए 6307281212। आपको पूरी जानकारी बस आप लिख के भेज दीजिएगा, मिशन लेखपाल, बस इतना लिख के उस पर भेज दीजिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण, ये तो हम बहुत कम में आपको दे रहे हैं, ये पूरा ये इसलिए है कि बस आप पास हो जाए। रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण समिति का चयन किसके द्वारा किया जाता है? अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है, ये हो गए राम जी बीबी जी, ये क्या हो गए? राम जी बीबी जी, ये हो गए राम जी बीबी जी। अब ये बदल गया है। ठीक है, अब यहां सवाल क्या बनेगा? 60 और 40। ठीक है, ये अब केंद्र और राज्य सरकार का योगदान है, 60-40 हो गया। ठीक है, हाँ, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये क्या है? किस प्रश्न का जवाब दे रहे हो? हमने कुछ पूछा था क्या ऐसा? अच्छा विधान परिषद मैंने नहीं पूछा था, है ना, हम यूटीज में पूछ रहे हैं। ठीक है, आप तो इसमें गलत सुने हो सवाल को। ठीक है, मनरेगा की धारा 17 थी जिसमें कार्यों का अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है और इस अंकेक्षण हेतु उत्तरदायी समिति का चयन सीधे ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। अब देखिए ये सवाल रखा क्यों गया? जब वो आया, वैट खत्म हुआ तो लोगों ने जीएसटी तैयार किया। जीएसटी जब आया खूब तैयार किया और यूपीएससी ने पूछा वैट, है ना, पीसीएस ने भी पूछा वैट, यूपीटीएससी भी कहेगा कि अब लोग बीबी जी राम जी को पढ़ रहे हैं, राम जी बीबी जी में जुटे हुए हैं और हम चलो पूछ लेते हैं मनरेगा। और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये चीज तो बदलेगी नहीं, ये तो धारा वही रहेगी, नाम भले ही चेंज हो जाए। ठीक है, तो सामाजिक अंकेक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिनियमित किया गया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। एक तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब, तो 1986। हाँ, हम विधान परिषद वाले राज्य नहीं पूछे थे, हम विधान परिषद वाले राज्य ही नहीं पूछे थे। हमने कहा था कि किस यूटीज में विधानसभा है, क्या सारी यूटीज में विधानसभाएं हैं, ये मैंने पूछा था। ठीक है, तो ये अनुच्छेद जो था वो 253 था। 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधि या सम्मेलनों के निर्णयों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। और क्योंकि 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने के लिए इसको बनाया गया था, तो 253 इसीलिए हो जाएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में हुआ था, उसके निर्णयों को लागू करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आया था, तो 253 इसका आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। इसकी फीस अभी बहुत कम रखी गई है शुरुआती सीट के लिए, केवल 499 रुपया। फीस क्या है? बस ये है कि रजिस्ट्रेशन आप कराइए, डेली टेस्ट दीजिए। बहुत बढ़िया, मतलब आप ये मान के चलिए कि आपको एक इतना बेहतरीन तरीका मिलेगा तैयारी करने का, इतना बेहतरीन तरीका कि जिसमें आप बंद के तैयारी करेंगे, आप लापरवाही कर ही नहीं पाएंगे। आप चाहते हुए भी लापरवाही नहीं कर पाएंगे। 50 सवाल आप तो तैयार करेंगे ही रोज, और उससे आपके 100-150 सवाल रोज तैयार होंगे। 3 महीने कर लिए ना ऐसे, तो आप सोच के देखिए कई हजार सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत किगाली संशोधन
का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे चरणबद्ध तरीके से कम करना है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और एक यहां पर है मिथाइल क्लोरोफॉर्म। सॉरी, मैंने गलती से इसको ओपन कर दिया। कल से ये स्लाइड और अच्छी हो जाएंगी और सुबह 10 बजे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। हाँ, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, और वो कहां चला गया, पौंडचेरी कहां चला गया? और सुबह 10 बजे आपको ये क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, 50 क्वेश्चन वहां पे जो हमारा ग्रुप है ना, उसमें दे दिए जाते हैं। आप उसको करिए, फिर आंसर शाम को मिलेगा, है ना, और आप उसको बिल्कुल मांझिए, तैयार करिए अच्छे से, ठीक है। इसका आंसर दीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काहे के लिए आया था? तो ये फ्लोरोकार्बन जो थे, HFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मत टिक कीजिएगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए किगाली संशोधन 2016 में अपनाया गया था। और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो HFCs है, सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस, उनके 80 से 85% तक मात्रा को कम करने का इसमें लक्ष्य रखा गया था कि कम कर दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में? तो ये आपकी तैयारी का एक अच्छा तरीका है, आप इसको अपना सकते हैं। और बाकी हमारे से जुड़ने के लिए 6307281212 ये हमारा ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मैसेज कर दीजिए, आपको पूरा डिटेल बता दिया जाएगा, प्रोसेस बता दिया जाएगा। आप अभ्यास के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। और आप कल हम इसकी जो ये एक तरफ दिख नहीं रहा था, इसको सही करके, और जैसे उस मैथ्स वाले क्वेश्चंस में जो DI वाला क्वेश्चन था, उसमें जो भी चाहे बार डायग्राम हो, चाहे कोई टेबल हो, उनको सब व्यवस्थित करके आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जो भी कमेंट है, जो भी आप सोच रहे हैं कि इसमें आपको और भी क्या चीजें चाहिए या कोई भी इंक्वायरी हो, तो आप बता सकते हैं। ये पहली क्लास थी, एक आप इसको डेमो क्लास मान सकते हैं। हमारे लिए ही डेमो था, क्योंकि ये स्लाइड पहले दिन हमारे सामने आई थी। तो अब जब यहाँ पे हम खड़े होकर उसको डिस्कस करते हैं, तब समझ में आता है कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। तो कल से और ये 5 मिनट जल्दी हो जाएगा, मतलब जितना समय लगा है उससे 5 मिनट जल्दी, और व्याख्या और बढ़ेगी कल। ठीक है, इतना मैं आपसे कहता हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, तुष्मा, रितु और ये चंद्रकेश चौहान और जितने लोग भी हमको देख रहे हैं, सब लोगों से बस मैं यही चाहता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और शेयर करें। पसंद आया तो